Okay then, let's begin with the proceedings. So फाइनली हम लोग आज इस चैप्टर को ठीक से शुरुआत करेंगे, एयरक्राफ्ट हैंडलिंग एंड स्टोरेज। इससे पहले हम लोग इसका इंडेक्स देख चुके हैं, यानी कि क्या क्या चीज़ें हमें इसके अंदर पढ़नी है। एंड मोस्टली बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने ऐसी देखी थी जो कि प्रैक्टिकली हमें पहले से ही पता है। अब उसका टेक्निकल साइड देखेंगे हम लोग और थोड़ा बहुत प्रिकॉशन से रिलेटेड चीज़ें देख लेंगे। फिर ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटा चैप्टर है, जल्दी ख़त्म करेंगे इसको। फाइन। सो ये वाला पेज आई थिंक मैंने पढ़ दिया था, ये वाला पेज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। कर लिया था या नहीं किया था? क्लियर करो मुझे बस। हम लोग इस पेज में ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर किसी भी प्लेन को हमें मूव कराना है, मूविंग इन द सेंस वो कोई भी प्रोसीजर हो सकता है, कि चाहे हमें पार्किंग के लिए मूव कराना है या टैक्सी वे में मूव कराना है या फिर टोइंग करनी है या पुश बैक करना है या कोई भी चीज़ हो सकती है, या फिर हमें फॉर लॉन्ग पीरियड स्टोरेज करना है प्लेन का, उसके लिए मूव कराना है, हैंगर से बाहर निकालने के लिए, हैंगर के अंदर डालने के लिए। तो कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं, कुछ प्रिकॉशंस हैं जो कि हमें फॉलो करने चाहिए, और वो प्रोसीजर्स हम लोगों ने इस पेज पे डिस्कस किए थे, है ना। कि एयरक्राफ्ट के को मूव कराने से पहले हमें उसको प्रिपेयर करना पड़ता है, उससे रिलेटेड सारी प्रिपरेशन रेडी रखनी पड़ती है। मतलब जो भी ऑफिशियल्स हैं उनको ब्रीफ करना पड़ता है, कौन कौन एयरक्राफ्ट को मूव करने में असिस्ट करेगा, पायलट रहेगा या फिर नहीं रहेगा, या फिर ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ रहेगा, इंजीनियर्स कितने रहेंगे, प्लेन के आसपास का एरिया सब क्लीन रखना है। उसके बाद में उसका कंप्लीट रूट अपने को डिसाइड करके रखना है कि इस रूट पे प्लेन आएगा, इसी रूट से प्लेन जाएगा, ये सारी चीज़ें देखनी है। फिर प्रॉपर जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो अवेलेबल होने चाहिए। ग्राउंड पावर सप्लाई अगर इनकेस चाहिए तो वो भी अवेलेबल होनी चाहिए। साइड में फिर कुछ इमरजेंसी सर्विसेज के लिए फायर ब्रिगेड या फिर अगर ज़रूरत है तो वो भी रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी कि प्रिपरेशन में आती है। सो एयरक्राफ्ट का मूविंग से पहले प्रिपरेशन, है ना। तो ये इस पेज में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। जैसे कि मैं रैंडमली एक लाइन पढ़ता हूँ, जैसे देखो यहाँ पे, द इक्विपमेंट एंड मेथड ऑफ मूव शुड बी एज स्टेटेड इन द रेलेवेंट एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस मैनुअल। यानी कि एयरक्राफ्ट को मूव करने से रिलेटेड जो कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन होगी वो एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस मैनुअल में गिवन होगी। तो मेंटेनेंस मैनुअल के हिसाब से जो भी प्रोसीजर बनता है या जो भी गाइडलाइंस होती हैं उसको हमें फॉलो करते हुए एयरक्राफ्ट को मूव करना है। जैसे कि एक नॉर्मल सी बात है कि अगर हमें एयरक्राफ्ट को जैक करना है तो उसके लिए जैकिंग पॉइंट्स दे के रखे हुए एयरक्राफ्ट के ऊपर, या फिर अगर हमें मूव करना है एयरक्राफ्ट को, टोइंग करनी है तो हमें टो बार लगाना है और उसको हमें एयरक्राफ्ट के नोज लैंडिंग गियर में अटैच करना है। तो उससे रिलेटेड भी स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स है, क्योंकि उससे रिलेटेड अलग अलग टोइंग आर्म आते हैं। अभी टोइंग आर्म बताऊंगा क्या होता है। सो अलग अलग टोइंग आर्म आते हैं, डिपेंड करेगा कि एयरक्राफ्ट का कैरियर कौन सा है या फिर कौन से टाइप का एयरक्राफ्ट है वो। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। एंड फाइनली और क्या लिखा हुआ है, ये लास्ट की एक लाइन और पढ़ देता हूँ मैं, क्या है ये, एक सेकेंड गाइज। सो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑल टोइंग लिमिटेशन शुड बी ऑब्जर्व्ड, दीज शुड बी स्टेटेड इन द मेंटेनेंस मैनुअल अंडर ग्राउंड हैंडलिंग। एग्जांपल्स ऑफ लिमिटेशंस इंक्लूड मिनिमम टर्निंग रेडिया एंड डिस्कनेक्शन ऑफ नोज व्हील स्टीयरिंग सिस्टम ऑन सर्टेन एयरक्राफ्ट। सो ये अभी हम लोग जब टोइंग से रिलेटेड प्रोसीजर्स डिस्कस करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा ये मिनिमम टर्निंग रेडिया क्या चीज़ वो बोलना चाहता है। सिमिलरली ये क्या लिखा हुआ है, क्लियरेंस फ्रॉम द लोकल एटीसी मे बी रिक्वायर्ड फॉर द मूव। लोकल एटीसी यानी कि जो लोकली उस एयरपोर्ट के ऊपर में जो एटीसी है, अगर उसकी क्लियरेंस नहीं होगी तो आपको एयरक्राफ्ट को रनवे पर या किसी भी जगह पे मूव करने का परमिशन बिल्कुल भी नहीं है। बट वो स्पेसिफिक रहेगा, एयरक्राफ्ट टू एयरक्राफ्ट डिपेंड करता है, एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट डिपेंड करेगा ये चीज़ें। और इनफैक्ट मेनली तो डिपेंड करेगा कि एयरक्राफ्ट को आप मूव किस लोकेशन पे कर रहे हो, कहाँ पे मूव कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे अब हम लोग मूविंग मेथड्स में, आई थिंक हाँ ये भी तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। मूविंग मेथड्स में हम लोगों ने ये 3-4 चीज़ें देखी थी कि हम एयरक्राफ्ट को किस तरीके से मूव कर सकते हैं। जैसे हम लोगों को एयरक्राफ्ट को मूव करने में हैंड हेल्प ले सकते हैं, यानी कि नॉर्मली जो लोग होते हैं, जैसे हम हैं, आप है, हम लोग हाथ से भी एयरक्राफ्ट को मूव कर सकते हैं। और उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी आई थिंक लास्ट क्लास में आपको दिखाया था। सो मेन लैंडिंग गियर की तरफ कुछ लोग और पीछे जो विंग लैंडिंग गियर है उसकी तरफ कुछ लोग, मतलब मेन लैंडिंग गियर और नोज लैंडिंग गियर, इन पे कुछ लोग धक्का मार के पुश करके एयरक्राफ्ट को मूव करते हैं। सिमिलरली ट्रैक्टर यानी कि टोइंग ट्रक जिसको बोलते हो आप, उसकी हेल्प से कर सकते हो। टैक्सिंग यानी कि एयरक्राफ्ट को मूव कराना है अंडर इट्स ओन पावर,
यानी कि एयरक्राफ्ट की खुद की पावर के अंडर में उसको मूव कराना। देखो गाइस, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, तो कि एयरक्राफ्ट के पास में रिवर्स गियर नहीं होता है। मतलब एयरक्राफ्ट अपने आप पीछे नहीं जा सकता, आगे तो जा सकता है बट पीछे नहीं जा सकता। बट आगे जाने के लिए भी प्रॉब्लम है उसको कि वो इंजन स्टार्ट करना पड़ेगा उसको। अगर किसी एयरक्राफ्ट को मूव करना है, आगे मूव करना है, तो उसे अपना इंजन स्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज बिना पावर के वो एयरक्राफ्ट मूव नहीं कर सकता। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि हर जगह पे हम लोग एयरक्राफ्ट का इंजन स्टार्ट नहीं कर सकते। कुछ कुछ लोकेशंस ऐसी होती हैं जिसकी वजह से जेट पुश आता है पीछे से। जब इंजन आप स्टार्ट करोगे ना, तो जेट फोर्स आएगा पीछे से जब इंजन स्टार्ट करते हो, तो क्योंकि हाई स्पीड एयर आएगी, हाई एनर्जी वाली एयर आएगी, तो वो पीछे जो भी चीज़ें होंगी उसको डैमेज कर सकता है। और अगर आपका एयरक्राफ्ट कुछ ऐसी जगह पे पार्क्ड है जहाँ पे आप इंजन स्टार्ट करते पीछे पुश आएगा और पीछे की चीज़ों को डैमेज कर सकता है, तो ऑब्वियसली आपको एयरक्राफ्ट को पहले मैनुअली मूव करना पड़ेगा विदाउट गिविंग इट सम पावर। एंड जब वो ये ऑब्स्टेकल से दूर हो जाएगा, तब हम लोग एयरक्राफ्ट का इंजन स्टार्ट कर सकते हैं, उसको ऑटोमेटिकली मूव करने के लिए परमिशन दे सकते हैं। ऐसे अच्छा, अभी एक कुछ कुछ लोकेशंस ऐसी भी हो सकती है कि मान लो आपने एयरक्राफ्ट को पार्क करके रखा हुआ है और उसके जस्ट पीछे में एक और एयरक्राफ्ट है, तब भी आप इंजन स्टार्ट नहीं कर सकते हो। सो आपको ये सारी कंसिडरेशंस देखते हुए डिसाइड करना है कि एयरक्राफ्ट को अलाउ करना है अपने पावर चालू करने के लिए या फिर नहीं करने के लिए। तो टैक्सिंग से रिलेटेड ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। सो वी हैव मैनुअली, ओके फाइन। सो ये तीन चीज़ें थी, तीनों चीज़ों से हम लोग मूव कर सकते हैं मैनुअली यूजुअली क्या होता है, जो छोटे एयरक्राफ्ट्स होते हैं उनको हम लोग मूव कर सकते हैं मैनुअली धक्का देके। सो अब पढ़ते हैं हम लोग एयरक्राफ्ट टोइंग से रिलेटेड और एयरक्राफ्ट टैक्सिंग से रिलेटेड। ये दो ऑपरेशन हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, एयरक्राफ्ट टोइंग और एयरक्राफ्ट टैक्सिंग। टोइंग जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, आपकी व्हीकल टो करके, अहमदाबाद में तो बहुत खासकर ये होता है यार। अहमदाबाद में अगर आपने गलत जगह पे गाड़ी पार्क करके रखी हुई है, बाइक गलत जगह पे पार्क करके रखी हुई है, कार गलत जगह पे पार्क करके रखी हुई, इवन आपकी एक्टिवा हो गई या फिर रॉयल एनफील्ड हो गया, कुछ भी हो गया, कुछ लोग आएंगे, शाणे लोग आपकी गाड़ी को उठाएंगे और लेके जाएंगे, टो करके लेके जाते हैं, उसको बोलते हैं टोइंग। नॉर्मल ऑपरेशन है टोइंग ऑपरेशन। सो आप किसी एक व्हीकल की हेल्प से दूसरे किसी व्हीकल को मूव कराते हो, इस ऑपरेशन को बोलते हैं टोइंग। 2 बार हुआ है सर, जमा, हाँ जमा कर लेते चिन्मय। तो आदित्य, पार्क मत क्या करो ऐसी जगह पे। तुम सोचते चांद खेड़ा में रह के तुम बच जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं बेटा, चांद खेड़ा में भी चांद निकलता है। तुम सोचते हो चांदखेड़ा में पुलिस नहीं है, ढीले पड़ जाएंगे हाईवे के पास में, बट ऐसा गलतफहमी में नहीं रहने का। हम्म, नहीं होता तो ये हर जगह पे है, टोइंग कहीं पर भी हो जाती है। अहमदाबाद में तो खासकर किसी भी जगह से आपकी गाड़ी उठा के ले जाएंगे अगर आपने गलत जगह पे पार्किंग करी है तो। फिर बाद में फिर वही नेगोशिएशंस, बाद में फिर वो नेगोशिएशंस, 1000 रुपये से 500 रुपये, 500 रुपये से 200 रुपये, 200 रुपये से 100 रुपये, 100 से 50, जैसी जिसकी श्रद्धा वो डाल के जाए, अपनी गाड़ी छुड़ा के लेके जाए। कुछ लोग फ़ोन लगाएंगे, कुछ लोग इधर उधर से अधिकारियों से बात करवाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बट मेन चीज़ ये है कि उसमें टोइंग ऑपरेशन ये रहता है कि आप किसी एक गाड़ी की हेल्प से दूसरी किसी गाड़ी को अगर खींचते हो, तो वो ऑपरेशन को हम लोग टोइंग बोलते हैं। और एयरक्राफ्ट टोइंग में हम लोग एयरक्राफ्ट को किसी व्हीकल की हेल्प से अगर मूव करा रहे हैं, तो उस ऑपरेशन को हम लोग एयरक्राफ्ट टोइंग बोल देंगे। अब जिस व्हीकल से हमें मूव कराना है एयरक्राफ्ट को, उसको हम लोग टोइंग ट्रक बोलते हैं। टोइंग ट्रक, ट्रैक्टर या फिर टग, TUG, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, TUG टग। सो वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि आपके पास एक सिंगल ऐसा ट्रक टाइप रहेगा। बहुत ही गंदी ड्राइंग है मेरी, इससे अच्छा मैं रेक्टेंगल ही बना दूँ ना। एक सेकेंड रुको, अब थोड़ा, हाँ ये बढ़िया है। ये लो, ये रहा अपना टोइंग ट्रक, और ये है उसका टोइंग आर्म। बाकी बहुत ही गंदा एलिप्स बनाने वाला हूँ, समझ लेना कि ये प्लेन है।
बहुत ही गंदा था ये वाला यार। समझ लो कि ये प्लेन है, मानने में क्या जा रहा है। सो ये प्लेन का फ्यूजलाज है, ये उसका लैंडिंग एयर यहाँ पे है, और आपने टोइंग आर्म इसको लैंडिंग एयर पे अटैच करके रखा हुआ है यहाँ पे, ये चीज़ें हैं। सो ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है, ये जो व्हीकल है, इसको हम लोग बोलते हैं टोइंग ट्रैक्टर या फिर टोइंग ट्रक और TUG टग, इसको बोलते हैं टोइंग आर्म, इसको बोलते हैं टोइंग आर्म। ये अपना एयरक्राफ्ट है, ये लैंडिंग एयर है। सो सबसे पहले हमने करना क्या है टोइंग प्रोसीजर में कि ये जो टोइंग आर्म है, पहले आपको इसे एयरक्राफ्ट के लैंडिंग गियर पे अटैच करना है। उसके बाद में ये वाली जो साइड है इसको टोइंग ट्रक पे अटैच करना है। पहले आपको ये टोइंग आर्म को इस एयरक्राफ्ट के लैंडिंग गियर पे अटैच करना है, उसके बाद में टोइंग ट्रक पे अटैच करना है। जब आप ये टोइंग ट्रक पे अटैच कर दोगे तो यहाँ पे आपको एक पिन अटैच करनी है, बाईपास पिन जिसको बोलते हैं। बाईपास पिन आप अटैच करोगे और फिर आप मार्शलिंग सिग्नल से यहाँ पे जो भी आपका इंजीनियर या फिर पायलट जो भी बैठा होगा, आप उसको सिग्नल करोगे। फिर यहाँ पे जो आपके पास ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर, इसको बोलते हैं ट्रक ड्राइवर, टोइंग ट्रक ड्राइवर, ये टोइंग ट्रक ड्राइवर को आप इंस्ट्रक्शन दोगे कि किस तरीके से मूव करना है साइड में। अच्छा हाँ, एक गलती हुई है अपने से लास्ट वीडियो में, किसका डाउट था वो वायर कौन सा है, वो जो जब हम लोग देख रहे थे ना टोइंग का वीडियो, उसमें एक वायर दिखा था अपने को, किसका डाउट था वो? संकेत, हाँ संकेत, वो एक्चुअली में वो वायर ना ग्राउंडिंग वायर नहीं है, गलती हुई है उस मेरे से। एक्चुअली में वो वायर है कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए वो वायर है। आप यहाँ पे वायर को अटैच करोगे कम्युनिकेशन के लिए, उस वायर को यहाँ पे अटैच करोगे और कंटिन्यूअसली जो बंदा सुपरवाइज कर रहा है टोइंग ऑपरेशन को, वो इस ट्रक ड्राइवर के साथ में पैदल पैदल चलेगा। सो जाहिर सी बात है, अगर मैं बोल रहा हूँ पैदल पैदल चलेगा, दैट मीन्स पैदल चलने की उसकी कोई स्पीड होगी, उसी स्पीड से हमें टोइंग ऑपरेशन करना है, उसी स्पीड से टोइंग ऑपरेशन करना है। जिस स्पीड से ये बंदा चल रहा है ना, ये सुपरवाइज़र जो चल रहा है, उसी स्पीड से इस ट्रक ड्राइवर की ड्यूटी है कि टोइंग ऑपरेशन को उस स्पीड से वो मूव कराए। सो ये जो वायर यूज़ कर रहा है ये कम्युनिकेशन के लिए वायर है। सो जनरली अटैचिंग पॉइंट दिए रहते हैं नीचे की तरफ में, अगर ये नहीं होगा तो फिर आप वॉकी टॉकी से या फिर वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू आप बात कर सकते हो अंदर बैठा हुआ जो भी इंजीनियर या पायलट है। सो ये वो वायर था, ये वो वायर था। फाइन, ये चीज़ क्लियर हुई। अब हम लोग ये जो भी लिखी हुई है चीज़ें यहाँ पर देख लेते हैं, इसमें क्या क्या ऑपरेशंस या क्या क्या फलाना ढिमका लिखा हुआ है। सो दिस इज द नॉर्मल मेथड यूज्ड ऑन लार्ज एयरक्राफ्ट। द एयरक्राफ्ट इज नॉर्मली टोड विद द सूटेबल ट्रैक्टर और टग एंड इज यूजिंग the correct purpose made towing arm for the specific aircraft. A person familiar with and authorized to operate the aircraft brake system should be seated in the cockpit or in the flight deck to apply the brakes in an emergency. And the most important line ये है इसमें, the brakes should not normally be applied unless the aircraft is stationary. So जब aircraft move कर रहा है ना, तो आपको brakes apply नहीं करनी है, you have to refrain from that. That means ये जो brake का supply है आपको खोल देना है। So brakes should not normally be applied unless the aircraft is stationary, and the relevant maintenance manual will normally specify details of the towing arm and any limitations on the towing procedures. तो obviously हमें सबसे पहले तो मेंटेनेंस मैनुअल पढ़नी है। मेंटेनेंस मैनुअल से जो बंदा कन्वर्जेंट होगा, जिसको पता होगा कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं विद रिलेटेड टू टोइंग प्रोसीजर, उस बंदे को हमें वहाँ पे रखना है टोइंग प्रोसीजर करते टाइम, टोइंग ऑपरेशन करते टाइम। सो ऑन मेनी एयरक्राफ्ट विद नोज व्हील स्टेयरिंग इट इज नॉर्मल प्रैक्टिस टू डिस्कनेक्ट और डिप्रेशराइज द एयरक्राफ्ट स्टेयरिंग सिस्टम बिफोर टोइंग। सो ये जो हम लोग डिप्रेशराइज करते हैं एयरक्राफ्ट स्टेयरिंग सिस्टम को, ये इसलिए करते हैं सो दैट अननेसेसरी एक्स्ट्रा लोड ना लगे लैंडिंग गियर के ऊपर में। सो इसीलिए आप उसको बाईपास करोगे, इसी को बोलते हैं बाईपासिंग। नेक्स्ट देखते हैं एयरक्राफ्ट टैक्सिंग। पहले हम लोग ये कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद एक वीडियो है जो मुझे दिखाना है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, वो हम लोग देखेंगे इसके बाद। सो एयरक्राफ्ट टैक्सिंग से रिलेटेड, टैक्सिंग का मतलब है कि अगर आपको एयरक्राफ्ट को उसके खुद के पावर में मूव कराना है, तो दैट मीन्स एक इंजन उसका रन हो रहा है। और यूजुअली टैक्सिंग ऑपरेशन में, टोइंग ऑपरेशन में गाइस, हाँ एक चीज़ ध्यान रखना, जब टोइंग ऑपरेशन कर रहे होते हो तो इट इज़ मतलब कुछ ऐसा मैंडेटरी नहीं है, बट कभी कुछ एयरक्राफ्ट में
मेंटेनेंस मैनुअल के हिसाब से जो लिखा रहता है उसमें एक इंजन आपका चालू होना चाहिए, ओनली वन इंजन। अगर आपके पास 2 इंजन है, ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है, तो उसमें से एक इंजन चालू होना चाहिए। अगर 4 इंजन भी है तो भी उसमें से एक इंजन, या फिर जो भी स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो आपको फॉलो करना है। तो एक इंजन आपका ऑपरेटिव रहेगा इस केस में। नेक्स्ट है एयरक्राफ्ट टैक्सिंग। व्हेन एयरक्राफ्ट आर टू बी, अच्छा फिर भूल गया मैं एक चीज़ बताना, इंजन कौन सा वाला स्टार्ट करना है वो डिपेंड करेगा कि आपका हाइड्रोलिक सिस्टम कौन सा है। इंजन कौन सा स्टार्ट करना है वो डिपेंड करेगा कि आप हाइड्रोलिक सिस्टम कौन सा वाला यूज़ कर रहे हो, और हाइड्रोलिक सिस्टम वो वाला यूज़ करोगे जिससे कि आपका एयरक्राफ्ट बैलेंस रहे। Anyways, so moving on to the taxiing operation, when aircraft are to be moved under their own power, whether for ground movements or prior to flight, a fully certified flight crew must be on the flight deck and in command of the aircraft. It is usual for the aircraft to have received a daily inspection before the taxi operation, which ensures items such as the oil and fuel levels and brake pressures are sufficient for the task. That means इस पैराग्राफ में ये चीज़ लिखी हुई है कि जो कंसर्न्ड लोग होते हैं जो कि टैक्सिंग ऑपरेशन में होने चाहिए वो अवेलेबल होने चाहिए। दैट मीन्स जो एक क्रू रहता है वो अवेलेबल होना चाहिए। फ्लाइट क्रू हो गया जो कि अंदर रहेगा एयरक्राफ्ट के अंदर में, बिकॉज टैक्सिंग ऑपरेशन अंदर बैठ के ही करोगे। बट टैक्सिंग ऑपरेशन के साथ में जो अंदर पायलट बैठा हुआ है या फिर इंजीनियर बैठा हुआ है, बाहर ग्राउंड स्टाफ भी अगर ज़रूरत पड़े तो ग्राउंड स्टाफ भी होना चाहिए, बिकॉज आपको ये नहीं पता है कि एयरक्राफ्ट का टैक्सिंग करते टाइम विंग किस जगह पे टकराने वाला है, विंग किस जगह पे टकरा सकता है, कितना स्पेस अवेलेबल है, ये क्योंकि पायलट को दिखेगा नहीं। सो इसीलिए हेल्प करने के लिए कोई ना कोई क्रू रहना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है इट विल बी नेसेसरी फॉर द स्टार्टर क्रू। स्टार्टर क्रू वाला क्रू होता है जो कि इंजन स्टार्ट करने में हेल्प करता है। So it will be necessary for a starter crew to be present before engine starting. This crew should include a supervisor who will be in visual and or verbal communication with the aircraft crew, a fireman with a suitable extinguisher, and a tractor driver to pull any ground power unit clear after engine starting. So engine start करने के लिए हमें ground power चाहिए, और ground power के लिए हमें अलग से उसका एक ट्रक आता है, GPU जिसको आप बोलते हो, ग्राउंड पावर यूनिट। उससे आप पहले एयरक्राफ्ट को पावर करोगे, एयरक्राफ्ट को पावर दोगे, जब इंजन स्टार्ट हो जाएगा फिर उस पावर यूनिट को आपको हटाना है, मूव कराना है वहाँ से, तो उससे रिलेटेड भी एक बंदा होना चाहिए जो कि उस ग्राउंड पावर यूनिट को हटाएगा वहाँ से। सो वंस द एयरक्राफ्ट इज मूविंग अंडर इट्स ओन पावर, द फ्लाइट क्रू हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सेफ्टी ऑफ द एयरक्राफ्ट। द ग्राउंड टीम शुड गिव असिस्टेंस टू द क्रू वाया द इंटरकॉम और स्टैंडर्ड मार्शलिंग हैंड सिग्नल्स, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अब ये सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्लाइट क्रू की जो कि अंदर से ऑपरेट करता है एयरक्राफ्ट को। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अंदर से बैठे हुए बंदे को सारी लोकेशंस दिख रही हो, एयरक्राफ्ट के चारों बाजू दिख रहा हो कि कहाँ पे क्या चीज़ें लगी हुई हैं, कितना ऑब्स्ट्रक्शंस है, या फिर कोई चीज़ से टकरा रहा नहीं है, टकरा रहा है, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। सो इसीलिए हमें ग्राउंड स्टाफ को भी रखना पड़ेगा, या ग्राउंड टीम रहेगी जो कि असिस्ट करेगी अंदर बैठे हुए बंदे को। ऑल्सो यहाँ पे देखो ज़रा एक लाइन ये भी लिखी हुई है, दैट व्हेन अप्रोचिंग इट्स पार्किंग स्पॉट, प्रोवाइडिंग इट इज़ नॉट यूजिंग द ऑटोमेटिक पार्किंग इंडिकेटिंग सिस्टम फाउंड ऑन मेनी पार्किंग स्टैंड्स, द पायलट मे बी डिपेंडेंट अपॉन द ग्राउंड टीम फॉर क्लियरेंस इंडिकेशंस एंड स्टॉपिंग क्यूज। सो वही चीज़ इसी का कंटिन्यूएशन लिखा हुआ है, ये वाले पैराग्राफ का कंटिन्यूएशन है कि आपको पार्किंग करने के टाइम पे भी पार्किंग करने के टाइम पे भी ग्राउंड स्टाफ की या ग्राउंड टीम की हेल्प लेनी पड़ेगी अगर आपके पास ऑटोमेटिक पार्किंग सिस्टम कुछ लगा हुआ इंस्टॉल नहीं है तो। एंड वंस स्टॉप्ड द एयरक्राफ्ट व्हील्स मस्ट बी चोक्ड, गिवन ग्राउंड पावर इफ रिक्वायर्ड, एंड जनरली टेकन कंट्रोल ऑफ बाय द इंजीनियर्स प्रायर टू इट्स नेक्स्ट मेंटेनेंस प्रोसीजर्स। सो ये वाली लाइन में लिखा हुआ ये चीज़ है कि अगर आपने एयरक्राफ्ट को टैक्सी किया, मूव किया और पार्किंग में डाल दिया है, सो पार्किंग में या हैंगर में आप कहीं पर भी जब मूव कराओगे एयरक्राफ्ट को, तो कॉमन सेंस वाली बात है कि हम लोग किसी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर को वो एयरक्राफ्ट को हैंड ओवर करने वाले हैं। तो जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर है, बिफोर हैंडिंग ओवर हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि एयरक्राफ्ट हमारा प्रॉपरली पार्क्ड है, ब्रेक्स लगे हुए हैं, अगर ग्राउंड पावर देना है तो ग्राउंड पावर भी देने के लिए सफिशेंट इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं, एंड चोकिंग करनी है। चोकिंग यानी कि जैसे हम लोग सिंपल सरल भाषा में अगर मैं इसको समझाऊं तो अगर हम लोग माउंटेन्स के ऊपर गाड़ी चलाते हैं, माउंटेन्स के ऊपर गाड़ी चलाते हैं तो स्लोप के ऊपर गाड़ी चलानी पड़ती है। अगर आपको गाड़ी वहाँ पे रोकनी है ना तो हमेशा ही हैंड ब्रेक लगा के रखना पड़ेगा, और साथ में व्हील्स के नीचे एक पत्थर लगा देते हो आप, सो दैट गाड़ी ना तो आगे मूव करे ना कि पीछे मूव करे। सो ये जो पत्थर आपने लगाए हैं, ये जो चोक कर दिया आपने, चोकिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को ब्लॉक कर देना। चोकिंग का मतलब ही होता है ब्लॉक कर देना। जैसे आपने सुना होगा चोकिंग,
गला घोंट देना, इसको भी चोकिंग बोलते हैं। सो पत्थर लगा दो आप गाड़ी के आगे पीछे टायर के नीचे, सो दैट वो गाड़ी अब मूव ना करे अंडर इट्स ओन वेट। द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इट शुड नॉट मूव अंडर इट्स ओन वेट, इसको बोलते हैं चोकिंग। क्लियर हुआ? ये स्लाइड क्लियर हुआ? बढ़िया, गुड, फाइन फाइन फाइन। चलो फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे प्रिकॉशंस लिखे हुए हैं कुछ टोइंग और टैक्सिंग से रिलेटेड। अवनीश को कुछ डाउट है? अभी बताता हूँ अवनीश, ये जो टोइंग में ब्रेक्स वाला जो सिस्टम है मैं आपको भी बता देता हूँ। इसके अंदर में एक वीडियो हम लोग देखेंगे, उसमें मैं क्लियर कर दूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। प्रिकॉशंस, क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेने हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है व्हेन द एयरक्राफ्ट इज बीइंग टोड, और या फिर उसको टैक्सी कर रहे हो तब। सो टोइंग स्पीड, जैसा कि मैंने आपको बोला, टोइंग स्पीड शुड बी केप्ट टू अ सेफ लेवल एट ऑल टाइम्स, दैट इज वॉकिंग पेस इज अ सेफ लिमिट। सो मैंने आपको बताया था अभी जब मैं टोइंग ऑपरेशन की बात कर रहा था कि टोइंग ट्रक के साइड में एक सुपरवाइजर बंदा चलेगा जो कि सुपरवाइज करेगा पूरे ऑपरेशन को, टोइंग ऑपरेशन को, और वो नॉर्मली चल रहा है, वॉक कर रहा है, तो उतनी ही स्पीड से जनरली हमें एयरक्राफ्ट को टो करना है। सो द टोइंग स्पीड हैज टू बी देयर। अ स्टीयरिंग लिमिट, स्टेयर करना यानी कि लेफ्ट और राइट मूव करना किसी भी चीज़ को। अगर आप स्टेयर कर रहे हो बच्चे, लेफ्ट और राइट मूव कर रहे हो, तो जो एयरक्राफ्ट है आपका वो एक सर्टन रेडियस बनाएगा टर्न करते टाइम, वो एक सर्टन रेडियस बनाएगा टर्न करते टाइम। और ये आपने अपने 12th क्लास में ये चीज़ पढ़ी होगी कि एक मिनिमम रेडियस चाहिए मिनिमम टर्न निकालने के लिए, यानी कि मिनिमम स्पीड होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, आपकी गाड़ी टिल्ट हो सकती है। और ये हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते भी हैं। अगर मान लो हमें शार्प टर्न लेना है, अगर हमें शार्प टर्न लेना है यानी कि 90 डिग्री टर्न लेना है किसी भी रोड के ऊपर, तो क्या हम अपनी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं रख सकते, क्योंकि 60 किलोमीटर पर आवर में गाड़ी रखने पे हम लोग वो टर्न लेने की कोशिश तो करेंगे बट फिसलेंगे ज़रूर, क्योंकि हमारे ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा बाहर की तरफ वो ज़्यादा लग रहा होगा। सो हमारे ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा बाहर की तरफ वो ज़्यादा लग रहा होगा, गाड़ी हमारी स्किड हो जाएगी, स्लिप हो जाएगी। सो मिनिमम रेडियस होना चाहिए। मान लो अगर आपको 60 किलोमीटर पर आवर ही रखनी है स्पीड, मान लो आपको 60 किलोमीटर पर आवर ही स्पीड रखनी है, तो उससे रिलेटेड आपको जो रोड है ना उसको 90 डिग्री टर्न नहीं देना होगा। अब आपको रोड को कुछ ना कुछ कम एंगल पे टर्न देना है, यानी कि ग्रेजुअल टर्न होना चाहिए उसका। सो वही चीज़ इस पैराग्राफ के अंदर लिखी हुई है कि अगर आप किसी भी एयरक्राफ्ट को टो कर रहे हो तो स्टीयरिंग लिमिट आपको इम्पोज करनी पड़ेगी, एंड इट इज़ डिफाइंड बाय द मेंटेनेंस मैनुअल। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस मैनुअल डिफाइन करेगा कि आपका स्टीयरिंग लिमिट क्या होना चाहिए। अननेसेसरी ट्विस्टिंग लोड्स नहीं डालने हैं एयरक्राफ्ट के ऊपर, तो आपको ये स्टीयरिंग लिमिट का ध्यान रखना है। ऑल्दो ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि अगर आपने एयरक्राफ्ट को टर्न किया है, दैट आफ्टर एग्जीक्यूटिंग अ टर्न it has to be moved forward in a straight line for some time in order to relieve stresses built up in the turn, and the steering limit is often shown by marks। हाँ, steering limit आपको पता कैसे चलेगी? ये यूजुअली लैंडिंग गियर के ऊपर या नोज लैंडिंग गियर पे वहाँ पे मार्क करी हुई होगी, लिखा होगा वहाँ पर, तो आपको पता चल जाएगा कि स्टीयरिंग लिमिट कितनी है या फिर मैक्सिमम रेडियस या मिनिमम रेडियस कितना मूव करा सकते हो आप किसी भी एयरक्राफ्ट को। और गाइस ध्यान, ये चीज़ आपने नोटिस भी करी होगी यार, जनरल लाइफ में, डेली लाइफ में ये आपने नोटिस करा होगा कि अगर आप किसी गाड़ी को बांध के रख रहे हो टोइंग आर्म से और फिर मूव करा रहे हो, मतलब आप मूव कर रहे हो, टर्न ले रहे हो, राइट टर्न ले रहे हो या लेफ्ट टर्न ले रहे हो, तो जो पीछे वाली गाड़ी है ना, जनरली उसकी टेंडेंसी होती है कि वो बाहर की तरफ स्किड करेगी और बड़ा रेडियस कवर करेगी। जो रेडियस आप कवर कर सकते हो वो तो छोटा रेडियस है, बट जो पीछे वाली गाड़ी जिसको आप खींच के लेके जा रहे हो वो बड़ा रेडियस कवर करेगी। ये चीज़ हमने तब भी देखी, देखो जब बड़े बड़े ट्रक आते हैं, बड़े बड़े ट्रक, सो आगे वाला पोर्शन जो जहाँ पे ड्राइवर बैठता है यूजुअली उसमें तो आप टर्न ले लोगे, बट जो पीछे पूरा ट्रक वाला पोर्शन है ना उसको ज़्यादा रेडियस चाहिए, सो दैट ऑब्स्ट्रैकल्स से वो ऑब्स्ट्रैकल्स के साथ में टकराए नहीं और डैमेज ना करे। जनरली ये छोटे छोटे एरियाज़ में इसीलिए मना करते हैं कि बड़े बड़े ट्रक्स को नहीं आने देना है, सिटी लिमिट्स में से नहीं निकालना, उनको बाईपास कर देते हैं।
सिटी के बाहर से ही बड़े बड़े ट्रक्स को लोडिंग और अनलोडिंग करने के लिए बोलते हैं हम लोग। सो ये मिनिमम रेडियस की वजह से ही रहता है ना। तो ये प्रिकॉशन है जो हमें लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखो, सूटेबली ब्रीफ्ड पर्सनल शुड बी पोजीशन, ये तो कॉमन सी बात है। सूटेबली ब्रीफ्ड पर्सनल शुड बी पोजीशन एट द विंग टिप्स एंड टेल व्हेन मैन्यूवरिंग इन और अराउंड कन्फाइंड स्पेसेस सो दैट द ऑब्स्ट्रक्शंस मे बी अवॉइडेड। वन पर्सन, इसका मीनिंग है कि आपको विंग के नीचे और टेल सेक्शन में डेडिकेटेड बंदे रखने पड़ेंगे जो कि कंटिन्यूअसली सुपरवाइजर की नज़र में रहेंगे और वो अपने सिग्नल्स की हेल्प से या फिर कम्युनिकेशन की हेल्प से बता सकते हैं कि अभी कोई प्रॉब्लम आ रही है टोइंग में, या फिर विंग किसी से टकराने वाला है, या पीछे टेल किसी से टकराने वाला है। ये चीज़ें सुपरवाइज़र को बताओगे और जो सुपरवाइज़र है वो ड्राइवर को इंस्ट्रक्ट करेगा कि अब आपको रुकना चाहिए या फिर एयरक्राफ्ट को ब्रेक मारनी चाहिए, या फलाना डिम का जो भी ऑपरेशन करने हैं वो बताएगा उसको। ऑल्सो वन पर्सन शैल बी सुपरवाइजिंग द एयरक्राफ्ट मूवमेंट, नॉट द ट्रैक्टर ड्राइवर, वो उसी की बात कर रहा हूँ मैं बार बार, सुपरवाइजर की। एंड शुड बी पोजीशन सो दैट ऑल द मेंबर्स ऑफ द टीम कैन बी ऑब्जर्व्ड। जैसा मैंने आपको बोला कि इस बंदे को सारे बंदे दिखने चाहिए, इस बंदे को जो सुपरवाइजर है इसको ग्राउंड टीम भी दिखनी चाहिए और ये कम्युनिकेशन में भी होना चाहिए पायलट के साथ में जो कि अंदर बैठा हुआ है एयरप्लेन के। पर्टिकुलर केयर शुड बी गिवन व्हेन टोइंग स्वेप्ट अवे विंग। गाइज ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। विंग टिप ग्रोथ, जनरली क्या होता है ना, मैं इसमें यार शेयर कर सकता हूँ क्या? एक सेकेंड, प्रेजेंटेशन ही अपलोड होती है इसमें नहीं। कैसे, मुझे एक फ़ोटो शेयर करनी है, कैसे करूँ? चलो एनीवेज कोशिश करता हूँ मैं यहाँ पे समझाने की, नहीं तो मैं व्हाट्सएप में शेयर कर दूँगा। सो मान लो अपने पास ये एयरक्राफ्ट है, मैं टॉप व्यू दिखा रहा हूँ, उसका टॉप व्यू दिखा रहा हूँ मैं एयरक्राफ्ट का, बहुत ही गंदी ड्राइंग है। ये है एक स्वेप्ट विंग एयरक्राफ्ट। स्वेप्ट विंग एयरक्राफ्ट का मतलब होता है जिसके विंग्स पीछे की तरफ ऐसे टिल्टेड होते हैं ना, ये होते हैं स्वेप्ट विंग। सो ये उसका टेल सेक्शन है। मान लो आप एयरक्राफ्ट को यहाँ से रोटेट कर रहे हो, ये आपका पिवट पॉइंट है। लेट अस सपोज अगर ये आपका पिवट पॉइंट है, आप इसको मूव करा रहे हो एयरक्राफ्ट को राइट डायरेक्शन में, तो ये जो पोर्शन है देखो गाइस, ये तो फिलहाल इतना रेडियस टर्न करेगा इतने रेडियस में, पर जो आपका विंग है ना, ये विंग ये जनरली बड़ा रेडियस मूव करेगा। और ये प्रॉब्लम तभी आती है जब आपके पास में स्वेप्ट विंग एयरक्राफ्ट होगा। ये स्वेप्ट विंग एयरक्राफ्ट होता है। स्ट्रेट विंग एयरक्राफ्ट ऐसे होते हैं जिसके अंदर में विंग ऐसी होती है। सो अगर आप इस एयरक्राफ्ट को, ये जो स्ट्रेट विंग एयरक्राफ्ट है, इसको आप मूव कराने की कोशिश करोगे तो इसका रेडियस छोटा ही रहेगा, लेकिन स्वेप्ट विंग एयरक्राफ्ट में ये रेडियस बड़ा होता है। इस प्रॉब्लम को, ये वाली जो प्रॉब्लम है, इसको हम लोग बोलते हैं विंग टिप ग्रोथ। विंग टिप ग्रोथ, इसको ध्यान में बिठा लो, विंग टिप ग्रोथ या फिर विंग क्रीप, CREEP, क्रीप, विंग क्रीप भी बोलते हैं इसको। ये जो प्रॉब्लम है, सो दिस इज द टेंडेंसी ऑफ द स्वेप्ट विंग टू ग्रो इन अ टर्न एंड वाज डिस्कस्ड इन व्हाटएवर जो भी टॉपिक लिखा हुआ है इसके अंदर में। सो ये चीज क्लियर हुई सबको? विंग टिप ग्रोथ, स्वेप्ट विंग में होता है ये प्रॉब्लम। Okay, cool. So moving on to the next paragraph. Before commencing the towing operation, the brake system should be checked and the brake accumulator. Guys, accumulator एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा कहते हैं कंपोनेंट है जो कि इमरजेंसी के लिए हमें हाइड्रोलिक फ्लूइड को सप्लाई करता है। इमरजेंसी में अगर हमें, देखो इमरजेंसी में क्या रहता है, अगर आपको इमरजेंसी ब्रेक्स लगाने हैं तो इमीडिएटली एक्शन इमीडिएट होना चाहिए, यानी कि जैसे ही आपने लीवर पुल किया इमीडिएटली आपकी ब्रेक अप्लाई हो गई। ये एक्यूमुलेटर एक्चुअली में वो काम करेगा, इट विल असिस्ट द हाइड्रोलिक सिस्टम एज वेल एज इट विल एक्यूमुलेट। ये एक रेजर्वायर की तरह भी काम करेगा, इसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड रहेगा। जैसे ही आप इसको एक्चुएट करोगे या फिर एक्टिवेट करोगे, इसमें से हाइड्रोलिक फ्लूइड मूव करेगा ब्रेक्स की तरफ, एक्चुएटर की तरफ, और उसको एक्चुएट कर देगा, यानी कि एक्टिवेट कर देगा। सो ये होता है एक्यूमुलेटर। सो इसमें ये वाली पर्टिकुलर लाइन में ये कहना चाहता है कि जो ब्रेक का एक्यूमुलेटर, यानी कि जहां पर भी ब्रेक से रिलेटेड ऑपरेशंस होने हैं उससे रिलेटेड एक एक्यूमुलेटर रहेगा। इट शुड बी चार्ज्ड। चार्ज्ड का मतलब होता है कि इसके अंदर में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड शुड बी प्रेजेंट एट ऑल टाइम्स। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड अगर नहीं है तो उसको चार्ज करो। चार्ज करो मतलब उसके अंदर पावर दो। पावर दो इसका मतलब कि उसके अंदर फ्लूइड भर दो। So it should be charged as necessary and brake pressure should be carefully monitored during the move.
सो मैं आपको वीडियो 2 लिंक भेजूंगा, वो वीडियो के 2 लिंक आप देखना, प्रोसीजर देखना उसका, और फिर हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एक मिनट, किसी ने कुछ लिखा है। ओके, सो लार्ज मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट विद will usually be towed with special purpose tug and a suitable towing arm that includes a shear pin designed to shear if a predetermined towing load is exceeded। गाइस ये जो शेयरिंग पिन है ना, ये तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसा हो नहीं, इसकी ज़रूरत ना पड़े, बट शेयरिंग पिन एक्चुअली में आपका घरों में जो फ्यूज़ होता है ना इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, वो फ्यूज़ का काम करता है शेयरिंग पिन। फ्यूज़ का काम क्या है घरों में, अगर लोड ज़्यादा हुआ तो वो जल जाएगा, वो टूट जाएगा, कनेक्शन हट जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद हो जाएगा। सो वही काम है इस शेयरिंग पिन का। अगर आपने प्री डिटरमाइंड टोइंग लोड से ऊपर लोड लगा दिया तो ये शेयरिंग पिन टूट जाएगा, टोइंग ऑपरेशन रुक जाएगा। शेयरिंग पिन टूट जाएगा और टोइंग ऑपरेशन रुक जाएगा, तो आपके स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं होने वाला है। ये चीज़ है। अच्छा, एक और चीज़ इसमें मेरे को याद आ गई यहाँ पर कि जो आपका टोइंग आर्म है, यूजुअली क्या होता है, हम टोइंग ट्रक लेते हैं, पिछली स्लाइड में मार्क कराई है शायद मैंने, ये देखो, ये टोइंग ट्रक है, दिस इज़ द टोइंग ट्रक, दिस इज़ द टोइंग आर्म। कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चों कि आपको टोइंग आर्म की ज़रूरत ना पड़े। कुछ स्पेशलाइज्ड टोइंग ट्रक रहते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड कैरियर्स यानी कि एयरक्राफ्ट से रिलेटेड होंगे, उसके अंदर आपको टोइंग आर्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये टोइंग आर्म वहाँ पे नहीं होगा, टोइंग ट्रक होगा, उसके वहाँ यहाँ पे ही कुछ एक्सटेंशंस लगे होंगे दोनों साइड में, जैसे कि फॉक टाइप होता है ना, फॉक। इसका अगर मैं टॉप व्यू बनाऊंगा ना तो टॉप व्यू कुछ ऐसा बनेगा। देखो, मान लो ये टोइंग ट्रक का ऊपर से पोर्शन हम लोग देख रहे हैं, ऊपर से, तो आपको कुछ इस तरीके से चीज़ें दिखाई देंगी यहाँ पर, जैसे फॉर्क रहता है ना, फॉर्क ऐसे करके यहाँ पे ये पोर्शन होगा जहाँ से वो लैंडिंग गियर को उठाएगा और यहाँ पे रख देगा। सो ये मूव कराओगे आप लैंडिंग गियर की तरफ, आगे से नोज लैंडिंग गियर की तरफ, लैंडिंग गियर इसके ऊपर चढ़ा दोगे और इसको हल्का सा ऊपर करके फिर आप टोइंग ऑपरेशन कर सकते हो। दैट मीन्स आपको टोइंग आर्म की ज़रूरत नहीं है। 47 हो रहा है, जल्दी जल्दी करें, रुको। और क्या है यहाँ पर, बच क्या गया? हाँ, इन एन इमरजेंसी इट मे बी नेसेसरी टू मूव एन एयरक्राफ्ट फ्रॉम द रनवे इफ इट हैज़ वन और मोर। ये पढ़ लेना गाइस, ये समझाने जैसा इसमें कुछ है नहीं। इफ देर आर नो साउंड टायर्स ऑन एन एक्सल, नहीं यार इसमें बताना चाहिए। देखो, in an emergency it may be necessary to move an aircraft from the runway if it has one or more deflated tires, provided there is one sound tire on the axle. The aircraft may be towed to the maintenance area, but sharp turns must be avoided and towing should be kept to a minimum. Now if there are no sound tires on the axle, the aircraft should only be moved the shortest distance in order to clear an active runway, and serviceable wheels should be provided before towing. After any tire failure, the associated wheel and other wheel on the same axle should be inspected for signs of डैमेज। आई होप ये दोनों पैराग्राफ आपको इजीली पढ़ोगे तो समझ में आ जाएंगे, एक बार पढ़ना कोशिश करना। बट फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ इसको शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन में, कि अगर आपके पास रनवे में मान लो कोई एयरक्राफ्ट है, इमरजेंसी लैंडिंग उसने करी है और उसके एयरक्राफ्ट के टायर्स डिफ्लेट हो चुके हैं, बट अगर जस्ट इन केस 1-2 टायर्स बचे हुए हैं या फिर सारे टायर्स डिफ्लेट नहीं हुए हैं, फटे नहीं है या कुछ प्रॉब्लम नहीं आई उसके अंदर, तो आप नॉर्मली उसकी टोइंग ऑपरेशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। बट अगर आपके टायर्स डिफ्लेट हो चुके हैं, कंप्लीटली डिफ्लेट हो चुके हैं, और उस केस में आपको टोइंग ऑपरेशन नहीं करना है सच, उस केस में फेवरेबल यही रहेगा, प्रेफरेबल यही रहेगा कि आप उस एयरक्राफ्ट को रनवे से एटलीस्ट इतना मिनिमम डिस्टेंस दूर मूव कर दो, सो दैट रनवे के ऊपर में कोई डेंजर ना हो, रनवे के ऊपर में कोई डेंजर ना हो, यानी कि डेंजर एरिया से उस एयरक्राफ्ट को आपको रनवे से हटा देना है। बस इतना सा काम करना है आपको उस केस में, अगर आपके सारे के सारे टायर डिफ्लेट हो चुके हैं। फिर फर्दर आप टायर्स लगाओ, ऑपरेशन करो, फिर टोइंग ऑपरेशन करो, एयरक्राफ्ट को दूसरी जगह मूव करो, और ये सारी चीज़ें मतलब वो सेकेंडरी हो जाती है। बट प्राइमरी चीज़ ये है, रनवे से उस चीज़ को हटा दो, एयरक्राफ्ट को हटा दो वहाँ से। अगर टोइंग आर्म नहीं है तो शेयर पिन भी नहीं लगेगा। अवनीश, शेयर पिन नहीं लगेगा, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, शेयरिंग पिन तो होना ही चाहिए, शेयरिंग पिन तो होना ही चाहिए अवनीश, ये तो सेफ्टी के लिए है। सो सेफ्टी से रिलेटेड तो हमें रखनी ही पड़ेंगी चीज़ें। ये कहाँ चले गए, ये कहाँ फंस गए हम?
ओके चलो ठीक है, एक एक मैं यहाँ पे इसको तो स्टॉप कर रहा हूँ, बट एक वीडियो मैं अभी डाल रहा हूँ, वो सिर्फ वीडियो अभी अभी के लिए रहेगी। बाकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डाल दूँगा वो लिंक।